कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं फ्यूचर इंजीनियर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है द राउंड बॉटम चैनल के अंदर बच्चों। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बेसिक नेचर, ठीक है। जो लास्ट क्या है एप्लीकेशन है आई इफेक्ट की, और क्या पढ़ेंगे हम हाइपर कंजुगेशन, जिसे हम क्या कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बिना बॉन्ड के ही क्या हो जाता है रेजोनेंस हो जाता है। और वो कैसे होता है अब उसे तो पता लगाना पड़ेगा ना। अच्छा टॉपिक है, ठीक है साहब, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों है पहले इसको बेसिक नेचर को डील कर लेते हैं। यार बेसिक नेचर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेसिक नेचर होता क्या है। बेसिक होता क्या है, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके या फिर क्या कर सके प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। यही होता है ना। क्या होता है बेस, क्या होता है जो या तो लोन पेयर को डोनेट कर दे या फिर क्या कर ले प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले। तो हमारा कंजुगेट बेस है, क्या कंजुगेट बेस, उसने क्या किया, इसने कोई प्रोटोन को एक्सेप्ट किया होगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया कंजुगेट एसिड के अंदर। अब जब ये कंजुगेट एसिड में ये कन्वर्ट हुआ, अगर मान लो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी तो कंजुगेट बेस की बेसिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। ऐसा ही हमने किसके अंदर पढ़ा था, एसिड के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर क्या था कंजुगेट एसिड था और कंजुगेट बेस में वो कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ था। तो हमने क्या देखा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। लेकिन हमारा जो हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है कंजुगेट एसिड बन रहा है। अब कंजुगेट जो एसिड बना है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसी की वजह से वो ज्यादा डोनेट कर पाएगा, और ज्यादा डोनेट कर पाएगा तो बेसिक नेचर ऑब्वियसली बात क्या है ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो वो दे नहीं सकता, और जो चीज दे नहीं सकती वो बेसिक हो ही नहीं सकती है, ठीक है साहब। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके माइनस आई के। बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो और क्या हो सकता है, बेसिक नेचर के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि केबी का ऑर्डर बता दो। अब जो केबी होता है ऐसा ही होता है जैसा क्या होता है के होता है, एसिड के लिए के और बेसिक के लिए कौन केबी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें क्या है पूछेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी लिख दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी लिख दो। तो जो ज्यादा बेसिक वो सबसे आगे, ठीक है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच। पीएच क्या होती है, पीएच क्या होगी मोर देन 7 वाले क्या होते हैं, सारे के सारे बेसिक होते हैं, चाहे वो 7.1 ही क्यों ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ पीएच की बात जब हमने करी, पीएच की जब हमने बात करी तो इसमें क्या हुआ, जितना ज्यादा बेसिक उतनी ज्यादा पीएच। जैसे 7 से बढ़ेगा 14 तक तो बेसिक नेचर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। बेसिक नेचर बढ़ा, पीएच बढ़ी तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप। ओएच क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है पीएच के और के के। क्योंकि क्या हुआ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है अगर क्या, अगर के बढ़ा मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ा तो क्या बेसिक नेचर कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के और के एच प्लस के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक हमने डील कर लिया। अब देखते हैं क्या कि यार अमीन्स और रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बेसिक नेचर वो किस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ना, क्योंकि क्या हुआ हमने क्या बात कही थी, अगर कोई लोन पेयर डोनेट करता है वो बेसिक होता है। तो जो नाइट्रोजन जो अमीन्स होती है, अमीन कौन कौन सी हो सकती है, RNH2, ठीक है, R2NH, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा R3N, ठीक है, ये अमीन्स है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है लोन पेयर होता है। अब ये जो लोन पेयर है, जो ये लोन पेयर है वो ज्यादा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगी वो चीज, ठीक है। तो बेसिक नेचर ऑफ अमीन बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। वो डोनेट करेगा, नाइट्रोजन इसमें क्या करता है डोनेट करता है, इसीलिए अमीन्स क्या होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। इफ
अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ, अवेलेबिलिटी अगर बढ़ेगी, अगर वो चीज लोन पेयर वहां का वहीं क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, ठहरा हुआ रहेगा, तो वो इजीली डोनेट कर पाएगा। अब वो जब इजीली डोनेट कर पाएगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई। अब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ईएन के ऊपर। ठीक है, अब ईएन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ईएन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो भी आई इफेक्ट का हमारा इनिशियल टॉपिक था, जो पॉइंट थे, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। देखो, ईएन डिपेंड करेगी परसेंटेज एज कैरेक्टर के ऊपर, और परसेंटेज एज कैरेक्टर डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन और रिंग साइज के ऊपर। क्योंकि परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ा, ईएन बढ़ेगी, और ईएन बढ़ा तो वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होती है ईएन। अब वो ईएन बढ़ेगी तो ईएन क्या, जिस एटम की ईएन बढ़ी वो लोन पेयर को डोनेट ही नहीं करेगा। जब वो डोनेट ही नहीं करेगा, वो पकड़ के रखेगा। अब वो पकड़ के रखेगा, जब वो दे ही नहीं रहा, तो बेसिक नेचर किस बात का हुआ बच्चों, होगा कि नहीं। तो उसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे सबसे पहले, फिर क्या देखेंगे हम, रिंग साइज। अब देखो, इसी के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है मेरे बच्चों को, ठीक है, सबको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पे क्या है sp2, और यहाँ पे क्या है sp। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ रहा है 25 से 33, 33 से 50%। परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ा मतलब ईएन बढ़ेगी, मतलब डोनेशन की टेंडेंसी कम, डोनेशन की टेंडेंसी कम तो बेसिक नेचर कम। ऑर्डर आ गया, ये खत्म हो गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिंग साइज। रिंग साइज जो होती है उसके क्या है, ईएन बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, जितनी छोटी रिंग उतनी ईएन ज्यादा, क्योंकि छोटी रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग होती है, उसके अंदर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसकी ईएन बढ़ जाती है। जब ईएन बढ़ेगी तो डोनेशन कम, डोनेशन कम तो क्या, बेसिक नेचर कम, तो ऑर्डर आएगा ये। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक चीज थोड़ा मेरे को बताना भूल गया, वो था कि आप लोगों के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे हैं किसके, ब्लॉग्स के। ठीक है, कि हाउ टू स्टडी इन 60 डेज फॉर दिस नीट यूजी एंड आईआईटी जेई, एंड क्या दे रखा है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इन दो चीजों के आप लोगों के लिए क्या दे रखे हैं, ब्लॉग के वो दे रखे हैं लिंक, तो प्लीज उन्हें जाके देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज उसे देखिएगा, अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं किसको, बेसिक नेचर को। जो अब बात कर लेते हैं क्या, बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमीन्स बाय कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर्स। यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लिख रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिख रखा है क्योंकि एनसीईआरटी की जो अमीन्स वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके राइट हैंड साइड में क्या चीज लिख रखी है, ये चीज लिख रखी है। अब देखो मैंने क्या है, वो है एक पैराग्राफ ही, लेकिन उसको क्या थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये चीजें लिख रखी हैं। ठीक है साहब, अब देखो पहली बात तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, जैसा बोल रहा हूं वैसा समझ लेना। समझने के लिए ये पूरी डिटेल्स है, बाकी ऑर्डर आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, वो रटना चाहो रट सकते हो, लेकिन जिसको समझना है उसके लिए है वो चीज। ठीक है साहब, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ठीक है साहब, ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये 3 डिग्री की अमीन लिख रखे हैं। अब ये जो एलिफैटिक अमीन्स की जो बेसिक नेचर होती है ना, वो 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल होते हैं, आई इफेक्ट, ठीक है साहब, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है साहब, तीसरा फैक्टर कौन सा है, सोल्वेशन एनर्जी। अगर ठीक है साहब, फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, आई इफेक्ट की बात करते हैं। आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट के अंदर जब अगर मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिए, मतलब क्या हो गया, प्लस आई वाली ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो डोनेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो देगा ज्यादा। अब वो देगा ज्यादा तो बेसिक नेचर ज्यादा की कम, ज्यादा। तो ठीक है साहब, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ा, तो मतलब इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर क्या आना चाहिए, 1 डिग्री। ठीक है, ये ऑर्डर आना चाहिए आई इफेक्ट के हिसाब से। अब कंसीडर करते हैं स्टेरिक इफेक्ट को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, क्योंकि यार एक CH3 का एक अच्छा खासा साइज होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है साहब, अब जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्राउडिंग अराउंड नाइट्रोजन बढ़ रही है।
क्राउडिंग बढ़ेगी, मतलब भीड़ भाड़ बढ़ेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो बेसिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा बच्चों, लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा। अगर लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो किस चीज की बेसिसिटी, किस चीज का बेसिक नेचर है, नाइट्रोजन का, ठीक है साहब। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या आना चाहिए, 3 डिग्री, ठीक है साहब। ओके, अब देखते हैं सॉल्वेशन एनर्जी क्या कहता है, ठीक है। इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन सॉल्वेशन एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो उसका मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज चेक कीजिएगा हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है, अगर जिसको नहीं आती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंजुगेट बेस है। अब मैंने क्या बोल रखा है, कंजुगेट एसिड की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही बेसिक कौन होगा, हमारा कंजुगेट बेस होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो कंजुगेट एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, H+ ले लिया इसने, एक्सेप्ट कर लिया, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी जब रिलीज होती है तो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है, और जब ये स्टेबल होगा तो कंजुगेट बेस क्या होगा, ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब क्या, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो सॉल्वेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या आना चाहिए, 3 डिग्री। बच्चों अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो लग रहा होगा यार 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होना चाहिए। इसके हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि 2 क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। लेकिन जब हम तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं ना, एक अचंभा सा ऑर्डर आता है। और ये बात जो हो रही है ना बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है। अब पोलर तो हम पता लगा लेंगे डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है, उसका भी लिंक दे रखा है। डाइपोल मूवमेंट ही बताता है पोलरिटी, मॉलिक्यूल के अंदर पोलर है कि नॉन पोलर, ठीक है सर, और या फिर कौन कितना ज्यादा पोलर है, पोलर हो गया। प्रोटिक का मतलब हो गया जो कि किसके पास हो, प्रोटॉन हो जिसके पास। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन्स हो, ठीक है। और क्या है, सॉल्वेंट तो आपको पता ही है, वाटर है, सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो ये जो कंबाइन करा गया है ये तीनों फैक्टर्स को, वो किसके अंदर कंसिडर किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। क्वेश्चन के अंदर चीज ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर ये जो एल्काइल ग्रुप जो मैंने R लिख रखा है, अगर ये क्या है, मिथाइल है, अगर ये R ग्रुप मिथाइल है, देन क्या ऑर्डर आएगा, 2 1 3 अमोनिया। सबसे पहले आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री और फिर आएगा अमोनिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, इथाइल के साथ देखा तो इथाइल के साथ और अलग रिएक्शन आ गया ऑर्डर के अंदर, वो क्या आया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। मिथाइल के साथ क्या आएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है सर। क्या बोलेंगे, 213। और इथाइल के साथ क्या आ जाएगा, 231, ठीक है। 213 किसके साथ, मिथाइल के साथ, और 231 किसके साथ है, इथाइल के साथ। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। अब हमारे बात कर लेते हैं एलिफैटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स की, ठीक है। उसके अंदर कौन ज्यादा बेसिक होगा और किसके अंदर कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन लेस बेसिक होगा, ठीक है। फिर इस बेसिसिटी के 1-2 एग्जाम्पल करेंगे और बेसिक नेचर को हम यही खत्म करेंगे, फिर हम इसमें बढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स की। अब यार एलिफैटिक अमीन्स तो हमें पता है, RNH2, R2NH और R3N, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एलिफैटिक अमीन्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, एक कंडीशन होती है कि जो हमारा ये लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, वो क्या रहता है, लोकलाइज रहता है, एक ही जगह रहता है। और जब चीज एक ही जगह है तो देना उस चीज का क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब मान लीजिए हम किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी भी शॉप पे जाते हैं, एक छोटी शॉप है, उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। जो भी किराना के अंदर, किराना जो स्टोर होता है उसके अंदर क्या होगी, सारी चीज अवेलेबल नहीं हुई। अब और एक आप गए किसके अंदर, बिग बाजार के अंदर। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई पैसे नहीं देता। तो यहाँ पे क्या हो, किसी
बाजार में गया कोई भी ऐसा सुपरमार्केट, तो उसके अंदर क्या होगी, सारी चीजें अवेलेबल हो गई, तो वहां पे क्या हुआ, एक ही जगह पे सब कुछ मिल गया, तो वहां पे आपका क्या हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो गई चीजें, ठीक है। और एक क्या है, आप दुकान जा रहे हो, बहुत सारी दुकानें जा रहे हो एक साथ, तो वहां पे क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और चीजें भी बहुत रेयरली मिल रही है। ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि हमारा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, एक ही जगह है, और एक ही जगह है तो चीजें देना आसान होगा। जब देना आसान तो बेसिक नेचर बढ़ेगा कि कम, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया बेसिक नेचर बढ़ा। अब इसका क्या सीन है, यहाँ पे क्या हुआ, एरोमेटिक अमीन की हम बात करें, एरोमेटिक अमीन की जब बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड है बच्चों, मतलब घूम रहा है, मतलब भिन्न जगह जाके आ रहा है। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसने क्या किया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। अब रेजोनेंस को बहुत अच्छे से और एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या, ये जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव के चार्ज की फॉर्म में कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को बोला जाता है इप्सो, क्या बोला जाता है, इप्सो। और यहाँ पे ये जो दो पोजीशंस हैं इन्हें बोलते हैं ऑर्थो, इन्हें बोला जाता है मेटा, और इस भाई साहब को बोला जाता है क्या, पैरा मेटा और ऑर्थो, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स वाला वो है, ठीक है, ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट हुआ और फिर से पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पैरा पे हुआ शिफ्ट, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, और ये क्या हो गया, ऑर्थो पे आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन के पास वापस, ठीक है, डबल बॉन्ड वापस नाइट्रोजन के पास चला गया एज ए फॉर्म ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे ये बात होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पहले देखो ये स्पीशीज कैसी थी, न्यूट्रल थी, और ये जो अब स्पीशीज बनी है वो क्या न्यूट्रल है या फिर कोई चार्ज स्पीशीज है, बच्चों ये चीज भी क्या है, न्यूट्रल ही है। जब भी रेजोनेंस की हम बात करेंगे, अगर कोई स्पीशीज कैटाइन वाली है तो कैटाइन ही बनेगा प्रोडक्ट, अगर एनाइन वाली है तो एनाइन ही बनेगा प्रोडक्ट, अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, चेंज नहीं कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोन पे क्या डीलोकलाइज हो रहे, घूमे जा रहे, अब एक जगह अवेलेबल नहीं है, जब एक जगह अवेलेबल ही नहीं है तो डोनेशन क्या होगा, कम, डोनेशन कम तो बेसिक नेचर कम, आ गया साफ ऑर्डर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है PHNH2, PH2NH और PH3N। अब पीएच का मैं बता देता हूं, पीएच क्या होता है, हमारा जो फिनाइल ग्रुप क्या होता है, ये देखो ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप, तो ये तो हो गया 1 डिग्री के लिए। अब देखो ऐसे ही 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए होंगे और ऐसे ही 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए होंगे। अब नाइट्रोजन ने एक रिंग के साथ लोन पेयर के साथ क्या किया, डीलोकलाइजेशन किया, ऐसा ही वो 2 रिंग के साथ करेगा, ऐसा ही वो तीसरी रिंग के साथ करेगा, तो अवेबिलिटी और कम हो जाएगी बच्चों, और जब और कम हो गई अवेबिलिटी तो डोनेशन होगा कम, डोनेशन कम तो बेसिक नेचर कम, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। बच्चों ये 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, अच्छे एग्जाम्पल है, आपको परफॉर्म करके मुझे बताने हैं, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को आ जाए तो मुझे प्लीज बताना, ठीक है। मुझे आते हैं ऐसे नो डाउट, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन प्लीज जिसको भी अगर आता है, जो भी ट्राई करना चाहता है, जो भी भिड़ना चाहता है किससे, क्वेश्चन से, वही जीतेगा बच्चों, वही जीतेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा कंसेप्ट डेवलप होंगे, और जितने ज्यादा कंसेप्ट डेवलप होंगे तो पेन ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर, यू टिक होगा यू। बात समझ में आई कि नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये 3 एग्जाम्पल आपको परफॉर्म करने हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहां पे आपका खत्म होता है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर के बाद हम पढ़ेंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हाइपर कंजुगेशन की। अब हाइपर कंजुगेशन की तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था IIT JEE के अंदर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर क्या कहेंगे, बेकर एंड नाथन इफेक्ट, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, टेक प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग तो हमने बहुत अच्छे से डील कर रखा है
कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ठीक है, वो समझ में आ गया। फिर कौन सी होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, फिर कौन सी होती है डेल्टा ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां पे होगी इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। फिर कौन सी होगी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में। अब जो ये पाई बॉन्ड होता है स्पेसिफिकली हम बताएं कौन सा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, वो पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हाइपर कंजुगेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर क्या है सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल और क्या है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार बॉन्ड। ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हुआ है वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, कार्बोकैटाइन के अंदर और कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर, क्योंकि इन्हीं के अंदर मिल सकती है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो किस किस में होती है, एल्किन और एल्काइल बेंजीन के अंदर। आपको पता लगेगा जब आप ये डिस्कस करोगे ना, ये वाली एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो किसके बीच में आता है, 1 से 2 के बीच में आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो भी क्या होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में आता है बॉन्ड ऑर्डर। अब वो किस वजह से होता है बच्चों, वो होता है हाइपर कंजुगेशन की वजह से, इस वाली चीज की वजह से। ठीक है साहब, बेकर एंड नाथन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, जनरली दिख क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हम क्या बोलेंगे 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्या होगा 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन होता क्या है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्यों होता है, इसको अच्छे से डील करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। 2008 का क्वेश्चन है, यकीन ना है चेक कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे है सिग्मा 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 पी पाई पाई पी पी, क्या लिख रखा है सिग्मा पी, सिग्मा पी। आंसर क्या आया, समझ में आ गया। जब भी आप लोग पढ़ो ना बच्चों, कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और टीचर हो, हर एक चीज पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, कहां कहां से क्या क्या माइन्यूट चीजें उठाई गई हैं, वो हमें एक एक चीज पढ़नी है, एक एक चीज समझनी है और एक एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है। जितने माइक्रो चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे उतना ही सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्या पूछता है माइक्रो चीज, मेजर चीज तो सभी पढ़ के जाते हैं। जिसने माइक्रो चीजों पे ध्यान रखा वही एक बेहतरीन डॉक्टर और वही एक बेहतरीन इंजीनियर ही बन पाएगा, और नहीं बनेंगे और दूसरे फील्ड में आएंगे। कैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन की। ठीक है, और फिर नीचे क्या लिख रखा है, एल्काइल बेंजीन। बच्चों यहाँ पे लिख रखा है कार्बोकैटायन। अब जब कार्बोकैटायन की मैं बात करूंगा तो उसके अंदर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे हाइपर कंजुगेशन शो करता है। यहाँ पे देखो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ठीक है, जब भी आप कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देखते हो, या किसी भी डबल बॉन्ड रेट से जुड़ा हुआ, या किसी नेगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ, या किसी फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोल रहा हूं वापिस से सुन लेना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है साहब, उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। ठीक है, यहां पे क्या मैंने बोला, आपको जो भी, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बन एनाइन हो, कार्बन रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उससे अटैच जो कार्बन होगा, जो कि क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हाइपर कंजुगेशन का खेल है सारा। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन है, उन्हीं का खेल है हाइपर कंजुगेशन के अंदर। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो वापिस से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन है यहाँ पे, इस मैंने गोले को क्या मान रखा, हाइड्रोजन, और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर रखे हैं। ठीक है सर, अब मैंने ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए किसके बीच में, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में बनाने में, मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ शेयर अप हो गए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो क्या बना, पॉजिटिव, H पॉजिटिव बना बच्चों। यहाँ पे देखो, और बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ गया। बच्चों बात समझ में, यहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसके पास, कार्बोकैटायन के पास। अब जब कार्बोकैटायन के पास शिफ्ट हुए दो इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है साहब, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड का हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या था कि कार्बोकैटायन था,
कंपाउंड के अंदर भी हमारे देखो कार्बन कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है, जो कि क्या होगा, प्रोटॉन। अब ये ऐसा का ऐसा हवा में उड़ा हुआ रहता है इसके अंदर, ठीक है साहब, ऐसा होता नहीं है कभी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वाला हाइड्रोजन भी होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी है, तो ये भी क्या शो करेंगे, हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। कोई स्पेशल जोड़ी है, कोई स्पेशल नहीं है, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। तो ये देखो ये H पॉजिटिव बन गया, इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए होंगे यहाँ पे, ट्राई का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन CH2, ठीक है साहब। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड दिए हैं, तो H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, कार्बोकैटायन समझ में आया। फिर से देखो, अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की हम बात करें, रेडिकल का मतलब होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको किसकी जरूरत है, एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, अपोजिट वाले स्पिन की। क्योंकि क्या होता है, जो सेम स्पिन के होते हैं ना, ठीक है, वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनता है, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करना हूं तो ये जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमेशा जो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट स्पिन बन चुकी है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे डाउनवर्ड वाला स्पिन इधर गया। आप लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, आप तो इलेक्ट्रॉन से समझो, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, काय का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड का, ठीक है साहब, डबल बॉन्ड बन गया। और H किस फॉर्म में चला गया, रेडिकल की फॉर्म में चला गया है। देखो बच्चों, किस फॉर्म में चला गया है, रेडिकल की फॉर्म में। अब देखो सेकंड वाला हाइड्रोजन ने भी अपने बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये देखो बच्चों, एक एरो ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, ऐसा, इसे बोलते हैं सिंगल हेड एरो, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंगल हेड एरो, ठीक है। यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन आया होगा, काय का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। H किस फॉर्म में आ गया, रेडिकल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऐसा ही तीसरे वाले ने किया होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, 3 अल्फा हाइड्रोजन ने थे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइपर कंजुगेशन शो किया। अब देखो एल्कीन की हम बात करते हैं। अब एल्कीन की जब मैं बात करता हूं तो ये वही क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या था, सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो 2 गलत है। क्यों लिखा हुआ गलत है, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती है, और कार्बन की अगर 5 वैलेंसी हो गई तो वो जिसने भी बना दी कार्बन की 5 वैलेंसी उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब देखो मेरे को नहीं मिल सकता यहाँ पे देखो मैं नहीं बनाने वाला। ये देखो ये जो है क्या है, सिंगल बॉन्डेड के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या बोला था मैंने, जब भी जिनको नहीं पता है या जिन्होंने एमओटी नहीं पढ़ी हुई है, जिनको आता नहीं है एमओटी के बारे में, तो प्लीज उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मतलब एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो जब पाई बॉन्ड बना होगा, पाई स्टार ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, कोई भी बॉन्ड तोड़ना हो जिंदगी में, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है साहब, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ना हो, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो चाहे वो पाई बॉन्ड हो, उनके जो सिग्मा स्टार वाले ऑर्बिटल है या पाई स्टार वाले ऑर्बिटल है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दो। जब भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालोगे तो ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो थे ये डबल बॉन्ड के, मतलब सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या ट्रांसफर किए, पाई स्टार ऑर्बिटल में ट्रांसफर किए। किसके अंदर किया, पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। अब आपके ऑप्शन दे तो ठीक है, नहीं दे तो पाई बॉन्ड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है सच्ची, ऑप्शन में अगर दे रखा है कि हाँ सिग्मा और पाई स्टार, देन वो ज्यादा प्रीफर होगा एज कंपेयर टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर दोनों ऑप्शन दे दे, कौन सा, सिग्मा और पाई स्टार, सिग्मा और पाई बॉन्ड, देन कौन सा प्रीफर होगा, सिग्मा एंड पाई स्टार। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड ना, सिग्मा पाई स्टार ना दे तो कौन सा कंसिडर होगा, सिग्मा पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने सिग्मा स्टार में डाल दी। जब इसने सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाली तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो बच्चों काय का फॉर्मेशन होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड के अंदर, एक एटम के अंदर शिफ्ट हो जाए, एनाइन का फॉर्मेशन होगा। और इसके अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस बॉन्ड के, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों क्या बात बोली थी मैंने कि सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड के अंदर क्या था, डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया कि नहीं आया। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, अच्छे से आई कि नहीं,
अच्छे से आनी चाहिए, हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो ऐसा ही ये हाइड्रोजन करेगा, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में डाली और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन के ऊपर, तो काय का फॉर्मेशन हो गया CH2 नेगेटिव का। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन था कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का कितने के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, तो किसके बीच में आ रहा है, अब इसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ऑर्डर किसके बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। अब देखो सेम चीज ये करेगा, ये वाला हाइड्रोजन करेगा, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखो एल्काइल बेंजीन की हम बात करते हैं, ये किसके अंदर होता है, सिग्मा और पाई स्टार के बीच में। देखो ये क्या लगा रखा है, CH3, इसे हम क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं बच्चों, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है टॉल्यूइन। यहाँ पे क्या हुआ, अब ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक पढ़ रहे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिखूंगा, इनऑर्गेनिक तो लिख नहीं सकता। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, और ये भाई साहब जो ये डबल बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऑर्थो पोजीशन के अंदर। अभी आपको पोजीशन बताई नहीं ना, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। पहले स्पीशीज कैसी थी, न्यूट्रल थी, पहले स्पीशीज कैसी थी, न्यूट्रल थी, और अब भी स्पीशीज कैसी है, न्यूट्रल ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज फिर रोटेट करेगा कहां पे, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, और ये फिर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड किसमें, हाइड्रोजन को दे देगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर से किसका, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया। बच्चों एक तो चीज देखो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस, ठीक है, पोजीशन देखना, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे नहीं है, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, यहां पे है। तो जब भी हम रेजोनेंस की हम बात करेंगे वहां पे एक पॉइंट आएगा कि वहां पे एटम्स की जो पोजीशन होती है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, एटम्स की पोजीशन फिक्स रहती है और मूवमेंट होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, एटम की पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती रहेगी, रोटेट करते रहेंगे। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पे बात समझ में आ गई। एल्काइल बेंजीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर और एल्कीन के अंदर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अब आगे डिस्कस करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होगा, हम डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और कई होते हैं कौन से, मेटा डायरेक्टिंग, जो कि क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, और मेटा पोजीशन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से जो अटैकिंग स्पीशीज होगी वो कहां अटैक करेगी, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं, ये कौन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो दूसरी स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है, मेटा डायरेक्टिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले जितने भी होते हैं ना, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देख लेना, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। जनरली बोल रहा हूं, जनरली वर्ड लगाना बहुत जरूरी होता है। जनरली जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जनरली जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, हेलोफॉर्म्स की, जो कि क्या हो सकता है, फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी होता है। अब क्लोरोफॉर्म के ऐसे क्या यूज किया जाता था पहले, क्लोरोफॉर्म को एज अ एनेस्थीसिया यूज किया जाता था, इनहेल कराया जाता था, ठीक है साहब। तो क्लोरोफॉर्म के क्या है, ड्रॉबैक्स थे काफी सारे, डेथ भी हो सकती थी अगर ज्यादा इनहेल हो जाए तो कोमा में चला जाता था पेशेंट, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया, अब बंद कर दिया है। तो एक बार एनसीईआरटी के अंदर ये लाइनें लिखी गई है, इसे बताइएगा मुझे कहां पे लिखी गई है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है, अब यहाँ पे कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसी भी एक्स के ऊपर, ठीक है। अब ये एक्स के ऊपर चले गए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया। अब इसने क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये भाई साहब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पोजीशन पे हमारी ये जो ऑर्थो पोजीशन, इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई है। फिर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, पहले आया ऑर्थो पे, फिर आया पैरा पे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज वहां शिफ्ट होगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, एक्स नेगेटिव ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस दी और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखा है। अब यार जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो गई, कम हो गई। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम आ गई। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है, ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप और मेटा पोजीशन पे चार्ज लाते हैं, ना ही क्या मेटा वाले जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लाते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ। तो एक चीज दिमाग में याद रखना, हाइपर कंजुगेशन हो चाहे वो रेजोनेंस हो, कौन सा हो, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, कभी भी मेटा पे अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे। कौन सी पोजीशन बच्चों, मेटा पोजीशन पे कौन से इफेक्ट्स, हमारा एच और रेजोनेंस कभी भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे। कौन सी पोजीशन है बच्चों, मेटा पोजीशन, ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। तो हमारे जो CH3 होते हैं ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। किस वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की वजह से अपने, ठीक है साहब, यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन। जो टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन है उन दोनों के नीचे एग्जाम्पल लिख रखे हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगा क्यों। एक होता है प्लस एच जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन। दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन जिसे हम क्या कहेंगे, माइनस एच। माइनस एच मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और प्लस एच का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, मैंने आपके सामने लिख रखा है CH3, CD3 और CT3। ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, ये क्या है, आइसोटॉप्स है। किसके आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। तो बच्चों जब भी हम प्लस आई की बात करते हैं, प्लस आई हमने अच्छे से डील कर लिया था, तो क्या होता है, मैंने बोला था प्लस आई का ऑर्डर याद करो कि CT3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CD3 और CD3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3, ठीक है। यहां पर बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हाइपर कंजुगेशन की हम बात करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टूटता है, बॉन्ड टूटता है। अब बॉन्ड किसका वीक होता है, CH3 का बॉन्ड वीक होता है। जब बॉन्ड वीक होगा तो वो इजीली टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। बच्चों क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड CH के अंदर वीक होता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो उसका रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए क्या लिख रखा हूं मैं, यहां पे CH3 का प्लस आई प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CD3 और CD3 से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CT3। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना समझ में, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम बात करेंगे पावर की, ठीक है साहब, जब भी हम बात करेंगे पावर की, रेजोनेंस की पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर होता है हाइपर कंजुगेशन और फिर होता है आई इफेक्ट, ठीक है। कौन सा है, आई इफेक्ट क्या है, नल्ला इफेक्ट है, ठीक है। तो क्या पावर की हम बात करेंगे तो रेजोनेंस, फिर क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन, फिर किसको देखेंगे, आई इफेक्ट। ये डोमिनेट होता है हाइपर कंजुगेशन से और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट होता है आई इफेक्ट से। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर फिर किसका आएगा, ओवरऑल रिलीजिंग पावर की हम बात करें कंट्रोल होगा एच इफेक्ट से, क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा है, रेजोनेंस। तो ठीक है, यहां पे CH3 का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CD3 और CD3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CT3। रिलीजिंग पावर की हम बात करेंगे तो CH3 का ज्यादा, फिर CD3 का और फिर CT3 का, ठीक है बच्चों। हम बात कर लेते हैं माइनस एच इफेक्ट की। माइनस एच इफेक्ट में क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब सामने वाले के ऊपर डेल्टा मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। जब भी हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन के अंदर, यहां पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। बच्चों क्या हो रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है यहां पे। तो यहां पे बात कर लेते हैं। अब माइनस आई इफेक्ट की हम बात करते हैं, हमने कर रखी है उसकी बात भी, क्या है, CF3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से इसकी पावर, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है आई इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, क्योंकि EN ज्यादा है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो EN डिक्रीज होता है, क्योंकि आई इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, EN के ऊपर डिपेंड करता है। आई इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, EN के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा CF3 है उसकी
उसकी क्या हो जाती है, ईएन ज्यादा हो जाती है, पुल अप करने की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इफेक्ट का ऑर्डर आता है CF3, CL3, CBr3 और CI3। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो X नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, और जो X नेगेटिव होता है वो स्टेबल किस फॉर्म में होगा, जो बड़ा कमरा होगा वो कितने बंदों को रख सकता है, वो ज्यादा बंदों को रख सकता है। ठीक है, एक घर के अंदर अगर घर बड़ा है बहुत सारा तो उसके अंदर मैं 10 बंदे इजीली रख सकता हूं, और एक छोटा सा घर है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही बंदे आ सकते हैं, अगर मैं उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, 10 बंदे डाल दूं, तो उसके अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे में धक्का मुक्की होगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा CI3 है जो कि क्या है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया CI3, मतलब मेरे को थोड़ा याद था तो मैंने बोल दिया, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो ये क्या है, 5p ऑर्बिटल बहुत बड़ा हो गया, तो इजीली अकोमोडेट कर लेगा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, अपने अंदर ये फोर्थ का है, ये थर्ड का है और ये सेकंड का है, और इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। इस वजह से क्या होता है, जो CI3 है उसका हाइपर कंजुगेशन, नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, जो -H इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CF3। लोगों को क्या लगता है कि CF3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपेयर टू CI3, लेकिन अगर हम हाइपर कंजुगेशन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू I इफेक्ट, तो क्या हो गया बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, CI3 क्या है, -H इफेक्ट ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू CF3। सो द ओवरऑल मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय -H इफेक्ट, और उसका ऑर्डर क्या आएगा, CI3, CBr3, CCl3 और CF3। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां पे हो गया आपका जनरल H इफेक्ट खत्म। ठीक है, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डील करेंगे। उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, तो उसके साथ डील करेंगे हम। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है साहब, हमारे को ढेर सारा प्यार देने के लिए। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो स्टे ट्यून फॉर द न्यू अपडेट्स, एंड आगे इसको कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन के साथ। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई।